तो हम लोग पीछे कितना पढ़ लिए हैं? 7 आइटम पढ़े हुए हैं। अब हम लोग एक केस स्टडी करते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, और उसको लिखने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा था? असेट पढ़ा था, एक्सपेंस पढ़ा था, लॉस पढ़ा था, फिर दूसरा क्या था? कैपिटल था, और लायबिलिटी, रेवेन्यू, प्रॉफिट। इस सब के मीनिंग तो बताने नहीं, ये तो पता है। अब हम लोग कुछ स्टडी करते हैं, ऐसे देखते हैं, क्योंकि नहीं पता चलता ना कि हमने पढ़ तो सब लिया, कुछ नहीं समझ में आता है। हमने जनरल एंट्री पढ़ा, लेजर पोस्टिंग पढ़ा और पढ़ लिया कि अरे ऐसे ऐसे है। अब वो पढ़ा, पूछिए तो बताते हैं क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में। पूछ लो है क्या, पता चलता लोग सीए में भी पढ़ने आते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ग्रेजुएट हो गए, मास्टर डिग्री मिल गई, कुछ नहीं समझ में आया उनको, रट लिया था। और आसान बहुत होता है। अब हम एक चीज़ सोचते हैं, एक व्यक्ति है, एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचता है। किसी व्यक्ति ने एक बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। सपोज करिए कि ट्रैवलिंग का बिज़नेस करना चाहता है। इसके लिए उसको एक गाड़ी की ज़रूरत है, ठीक है। वो जाता है, ध्यान से समझना है इस केस को। वो जाता है तो एक कार बिज़नेस के लिए ख़रीदता है। कार क्या हुई? कार बिज़नेस के लिए ख़रीदी गई है, तो वो क्या हो गई? असेट हो गई। यही तो पढ़ा था, विच बिजनेस ओन्स दैट इज कॉल्ड असेट। तो ये एक कार खरीद के ले आया। कार सपोज करिए 10 लाख की है, और ये पैसा लगाया किसने है? मालिक ने लगाया है। ये 10 लाख हो गया। तो हमने ये पढ़ा था पिछली बार, जब पिछली क्लास में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि मालिक का जो कंट्रीब्यूशन, मतलब जो ओनर का कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कार खरीदने में जो पैसा लगा वो किसने लगाया है? ओनर ने लगाया है, तो उसे कैपिटल कहते हैं। ये बात आसान है या मुश्किल है? इस कार को मैं असेट लिख दूं कोई, ये कार क्या है? असेट है। देखिए, कार खरीदने जाएगा तो 3 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो कार को नगद खरीद के लाया, मतलब पूरा पैसा तुरंत दे दिया। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है, वो गया कार खरीदने, उसके दोस्त का शोरूम था, उसने कहा भाई मुझे एक ट्रैवलिंग का बिज़नेस करना है, और ट्रैवलिंग के बिज़नेस में मुझे एक कार की ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है, कार जो पसंद आए वो ले लो। उसको 10 लाख रुपए की कार पसंद आई, उसने ले लिया। अब वो उससे बताता है, मतलब लेने से पहले बताएगा, ये पसंद आ गई। अब वो कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा ठीक है, मुझे पता है तू चलाएगा तो गाड़ी का पैसा दे देगा मुझको, तू इस गाड़ी को ले जा। ध्यान से सुनना है। गाड़ी ले गया, गाड़ी बिजनेस में आ गई, तो बिजनेस की तो गाड़ी हो गई, लेकिन ये पैसा अभी किसने लगाया? किसका पैसा? मतलब ये पैसे को वापस करना है। किस व्यक्ति को वापस करना है? किसी भी थर्ड पर्सन को वापस करना, विच यू हैव टू पे इन फ्यूचर। तो किसको देना है? मालिक का नहीं लगा है, किसी तीसरे व्यक्ति से उधार लिया है। इसका मतलब इसे फ्यूचर में अभी क्या करना है? पेमेंट करना। लायबिलिटी यही तो पड़ी थी। तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो गई? एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। कितने की लायबिलिटी क्रिएट हो गई? 10 लाख की। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि वो कार जो परचेज की गई है उसके बराबर क्या है? हमारी लायबिलिटी है। ये 2 सिचुएशन अभी हुई। तीसरी एक और सिचुएशन है जो मोस्टली यूज की जाने वाली सिचुएशन है कि जब हम कार खरीदने जाते हैं तो कुछ पैसा लगा देते हैं और कुछ पैसा लोन ले लेते हैं, उधार जिसे कहते हैं। इसने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, कोई बात नहीं, खरीद लिया, अच्छी बात है। इसने कहा कि मैं 4 लाख रुपए लगा देता हूँ,
ठीक है, और 6 लाख रुपए इसने लोन या उधार ले लिया। मतलब वो दोस्त से भी ले सकता है या किसी बैंक से असिस्ट कर सकता है। से बैंक वाले वहाँ बैठे होते हैं तो कहेंगे ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं, कुछ 100% देते हैं लोन, कुछ 90 जितने भी % देना है। तो हमारे पास 3 तरीके की सिचुएशन बनी। कोई भी चीज़ अगर मैं ख़रीदने जाता हूँ या तो उसका पेमेंट कर देता हूँ या नहीं करता हूँ, बाद में करता हूँ, या कुछ कर देता हूँ और कुछ बकाये में रखता हूँ, यही सिचुएशन हो सकती है। तो ये देखोगे कि जो असेट आई है उस असेट में या तो पूरा पैसा मालिक ने लगाया है या पूरा पैसा मैं उधार लेके आया हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। जो मालिक ने लगाया था उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। हमने पढ़ा था ना कि जो भी उस बिज़नेस में मालिक का, ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और जो अदर किसी व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन, उसका भी कंट्रीब्यूशन ही तो है, उसने भी तुम्हें दिया है, लोन दिया है, तो वो जो है क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहलाती है। अगर मैं देखूं तो बिजनेस की 2 लायबिलिटी होती है, एक ओनर के प्रति, ध्यान से सुनना, एक ओनर के प्रति। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे सपोज करिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कि 10,000 रुपये मुझे फ़ीस मिली, ये पैसा मैंने अपनी जेब में रख लिया, किसी से मतलब नहीं, लेकिन अकाउंटिंग कहता नहीं मुझको मतलब है इस बात से, ये पैसा तुम अपनी जेब में रख रहे हो तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा, और अगर बिज़नेस में रख रहे हो तो दूसरा ट्रीटमेंट होता है। मतलब बिज़नेस ये कहता है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 12 कॉन्सेप्ट हैं जो सीए में लिख दिए गए हैं। ये 11th में कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा कम ज़्यादा है, कुछ ऐसे वैसे करके लिखे गए, लेकिन हम लोग वही पूरा 12 कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ेंगे जो सीए में लिखे हुए हैं, चूँकि वो हर जगह काम आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें एक सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो कहता है कि बिज़नेस और उसका ओनर अलग अलग व्यक्ति होते हैं। बात समझ में आ रही ना? बिज़नेस और ओनर अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो ध्यान रखना, ये हमारा बिज़नेस है, ये हमारा बिज़नेस है सपोज करिए, ठीक है, और ये बाहर खड़ा हुआ ओनर है। तो ये दोनों सेपरेट पर्सन, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे। मतलब जो बिज़नेस को मालिक को वापस करना है वो कैपिटल कहलाता है, जो थर्ड पर्सन को वापस करना है उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है, जो असेट है दैट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बात समझ में आ गई? ये इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? पूछा जाता कभी कभी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, और यही बैलेंस शीट बनाता है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यही आइटम हमारे एक तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी और दूसरी तरफ हमारी एसेट होती है। बस ये है कि मैंने एसेट इधर लिखी है, बैलेंस शीट में एसेट इधर लिखी जाएगी और लायबिलिटी और कैपिटल इधर लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है? डाउट है? तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमें समझना है। चूँकि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम रिकग्नाइज करेंगे इस प्रोसेस को कि कैसे हम पहचान करेंगे, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे और यहीं से फिर हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। ठीक है, या डाउट है इसमें? तो हम लोग एक आध कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, पढ़ें? एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसी का नाम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कुछ बुक में लिखा हुआ है। सीए की बुक में इसको एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा है, कुछ बुक्स में इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये जैसे है,
और यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति, यहाँ पर बना देते हैं इसको। ये सपोज करिए कि मोहन है और ये क्या है, बिजनेस ऑफ मोहन है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है पढ़ाते हुए, लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अकाउंटिंग हम बिजनेस की करते हैं, आपको ध्यान रखना है। हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते। जो आप बुक्स में पढ़ोगे वो ये देख करके पढ़ोगे जो शुरुआत में पढ़ना है। बाकी बाद में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, यहाँ होती है अकाउंटिंग, यहाँ नहीं होती है। मतलब ये व्यक्ति हुआ फर्स्ट पर्सन। कौन हुआ फर्स्ट पर्सन? बिजनेस। सेकंड पर्सन कौन हुआ? ओनर। और इसको थर्ड पर्सन, बाकी जितने भी लोग आएंगे उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जो लायबिलिटी होती है वो प्योर लायबिलिटी मानी जाती है। सेकंड पर्सन के अगेंस्ट जो लायबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो मुझे अकाउंटिंग में बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना है कि ये जो बिजनेस है ये मालिक है, ओनर है, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं सबको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। इतने में कहीं डाउट है तो सवाल पूछना। क्लियर है? ये है हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिस भी नाम से जान लो। इसके बाद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हम सारे कॉन्सेप्ट आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे ही। कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम देखेंगे तो जहाँ की भी बात करेंगे, जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो मैथमेटिक्स में प्लस है तो माइनस भी है, इनटू है तो डिवीज़न भी है। इसी तरीके से पूरी जो दुनिया है, दुनिया भी दो से है। जैसे मान है तो सम्मान भी है, दिन है तो रात भी है, ठीक है, सुख है तो दुख भी है। इसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग में अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी है। मतलब इस भाषा में उसको पहचानते हैं। तो हर जगह पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट हमको हर ट्रांजैक्शन में पहचान करना होता है। बात समझ में आ रही है? हमको क्या करना है? डुअल एस्पेक्ट की पहचान करना है। कैसे करेंगे पहचान? जैसे अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था। एग्ज़ाम्पल क्या था? हमारा एग्ज़ाम्पल क्या था? हम कार खरीदे थे। बात समझ में आ रही है? तो बिज़नेस में क्या आया? कार आई। बिज़नेस में क्या आया? ये देखिए, ये क्या थी? ये कार थी। बिज़नेस में क्या आया? 10 लाख की एक कार आई। कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हो जाती है। अभी जैसे मान लो सीज़न में एक भी बरसात नहीं हुई है, अगर पहली बार बरसात होगी तो क्या होगी? 0 से 1 हो जाएगी। कुछ होता है तो बढ़ता है। अब ये देखना है, ये इंक्रीज़ हुआ है। कितने से इंक्रीज़ हुआ है? एसेट हमारे बिजनेस में इंक्रीज़ हो गई। कितने से इंक्रीज़ हो गई है? 10 लाख से। मैंने यहाँ पर एक रूल भी लिखा था शायद, अगर ये बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट किया जाता है। ये इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होता है तो डेबिट। मतलब अब हम कुछ उसी तरफ बढ़ रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक ये है कि यहाँ बिजनेस में 10 लाख रुपए की कार आई। एक एस्पेक्ट तो ये हुआ, दूसरा भी इसका एस्पेक्ट होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन, अभी अगर मैंने 10 लाख की कार खरीदी तो दूसरा भी तो कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं, एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारी कैपिटल बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 10 लाख से। एक एस्पेक्ट था कि एसेट आई और दूसरा एस्पेक्ट ये हुआ कि मालिक ने कैपिटल लगाई। बात समझ में आ रही? हर ट्रांजैक्शन में आपको दोनों एस्पेक्ट ढूंढने हैं। यही है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी भी इसे बोलते हैं। ये पहले एग्जाम्पल में था। दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो कार तो वहाँ सेम एज एबव, कार वहीं वहाँ आई थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था? 10 लाख से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी।
मतलब अगर डुअल एस्पेक्ट है तो समानता भी है। ऐसा नहीं है कि इधर 10 लाख बढ़ जाएगा तो इधर सिर्फ 9 लाख बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही, डाउट है? 10 लाख की कार खरीदा, ठीक है, तो इसमें 2 बातों को ढूंढना है। अगर मैं 10 लाख की, जैसे चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक कपड़ा खरीदने गए, बात समझ में आ रही है? तो कपड़े को परचेज किया तो क्या मिला? एक कपड़ा हमारे पास आया, एक एस्पेक्ट ये हुआ, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? पैसा जा रहा है, ठीक है। या मैं उधार करके आया हूँ तो कपड़ा तो आ गया लेकिन मेरे ऊपर एक क्या आ जाएगी? लायबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वही यहाँ भी हुआ है कि 10 लाख रुपए क्या हुआ? असेट आई है। तो ये 10 लाख क्या है? अभी मुझे देना है। किसको देना है? मालिक को देना, चूँकि मालिक ने पैसे लगाए हैं। 2 एस्पेक्ट ढूंढना पड़ेगा। और जब हम इस प्रोसेस को समझ जाएंगे, अभी हम लोग इस पर एक चैप्टर होता है उसकी स्टडी करेंगे, तब हम एंट्री पर चलेंगे। हम एंट्री पहले दिन से मैडम की तरीके से नहीं करेंगे कि फिर बच्चे एंट्री को याद कर करके और पागल हो जाते हैं। उनसे पूछो कॉन्सेप्ट आता? हाँ आता है। वो 3 रूल हमने पढ़ रखे हैं। 3 रूल मैं बाद में बताऊंगा फिलहाल वो, क्योंकि मुझे उस रूल में इंटरेस्ट नहीं है। अब उनसे पूछो कि ज़रा इस रूल को इस एंट्री में लगा दो, तब वो सोचते हैं ये तो मैंने सुना ही नहीं है, कैसे लगाऊं? अब वो उल्टा सीधा लगाना चालू कर देते हैं। वो किसी बड़े बच्चे से लगवा के चेक कर लेना, जो बड़ा होगा, ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया होगा या सीए का कुछ कर लिया होगा, तब पता समझ में आएगा कि पढ़ाया कितनी ख़राब तरीके से गया है। जबकि हम पहले 4-5 क्लास पढ़ लेते और समझ जाते तो शायद जो मैं 100 एग्जाम्पल और 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ, रट रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं चलता ना कि रट रहा हूँ। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अरे छींक लो, उसमें क्या दिक्कत है? हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं, अब हम बैठ के रट तो नहीं रहे ना, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। हम एंट्री 100 की 100 इलस्ट्रेशन, 50-60 इलस्ट्रेशन कर लिए, कुछ और किताबें बगल वाले की देख के कर लिए, और फिर उसके कर रहे हैं। अब तो सब रट ही जाएगा हमको। और फिर हुआ क्या? हम तो समझे कि हम समझे थे, और तनिक सा सवाल घूम गया, हवाई उड़ गई। फिर हम कहते हैं अरे ये तो बोर्ड ने मुश्किल पेपर सीबीएसई ने या यूपी बोर्ड ने या जिसमें आईएससी ने बना दिया। लो, मुश्किल उसने नहीं बनाया, तुम पढ़े ही नहीं थे इसलिए मुश्किल हो गया। दूसरे में क्या पढ़ा था हमने? कार खरीदी थी और पैसा नहीं दिया था, बाद में देने का वादा करके आए थे। तो कार तो आई, एक एस्पेक्ट ये हुआ। दूसरा क्या हुआ बताइए? मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, एक लायबिलिटी आ गई। और तीसरे में हमने क्या पढ़ा था? तीसरे में मैंने पढ़ा था कार तो आई। ऐसा नहीं है कि सब में एक ही एग्जाम्पल होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल जो भी मैंने किया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, उसी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें क्या था? 4 लाख रुपए शायद कैपिटल बढ़ी थी हमारी, और 6 लाख रुपए से हमारा क्या बढ़ा था? लायबिलिटी बढ़ी थी। डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि यही न्यू डालेगा हमारी। वैसे फ़िलहाल अभी हम लोग इसको जो है एक एग्ज़ाम्पल में, कई एग्ज़ाम्पल इसके करेंगे। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही होता है, या कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं, मनी मेजरमेंट। मनी का मतलब होता है जिस कंट्री में हमें उस कंट्री की मुद्रा, जैसे भारत की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, तो जिस भी ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेज़र कर लेते हैं उसी की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा हम लोगों ने एकदम शुरुआत में पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था हमने? याद है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है? एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इनटू टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यही है ना? रिकॉर्डिंग इसी तरीके से डिफाइन करी गई है। तो एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये तो हो गया। अब उसका क्या है? मेजरमेंट इन मनी, मनी में मेजरमेंट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लिख लेना इसका नाम, और चाहे कुछ लिखो या नहीं लिखो, ताकि मैं पूछ सकूं अगली क्लास में कि मैंने पढ़ाया कौन सा था। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा कौन सा था? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और तीसरा क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।
ठीक है, एक और बता दूं, एक कंसेप्ट और है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं या आप किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे पूछते हैं भाई आपकी सैलरी कितनी है, उसने कह दिया ₹2 लाख। क्या मैं आंसर उसका कंप्लीट मानूं या कुछ अधूरा इसमें लग रहा है? सोचना है। मैंने क्या पूरा है? फिर टाइम नहीं बताया है उसने, पीरियड नहीं बताया। टाइम नहीं होता, पीरियड होता है। टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे इस टाइम अगर मैं देखूं तो मान लो 6 बज रहे हैं, ये पॉइंट, ये टाइम है। लेकिन मैं कहूं कि सैलरी तुम्हारी मंथली है, मैं तो सोच रहा हूं को थोड़ा ठीक ठाक रहता है कि उसकी मंथली सैलरी होगी, और उसने एनुअल सैलरी मुझे बता दिया है। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ कहा है, उससे पूछा है, तो यहाँ पर मुझे क्या पता होना चाहिए? पीरियड भी पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट हमारा पीरियडिसिटी का भी होता है। चौथा है ना, पीरियडिसिटी कंसेप्ट होता है। इसमें होता क्या है कि जो कंपनियां अपने बुक्स लिखती हैं, जो हम लोग करते हैं, जो प्रोसेस को भी अकाउंटिंग में करेंगे, तो उससे क्या पता करते हैं? हम लोग कंपनी की परफॉर्मेंस जानते हैं, उसका प्रॉफिट के बारे में पता करते हैं, उसके लॉसेस कैलकुलेट करते हैं। मैं पूछूं अरे भाई इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, किसी ने कह दिया 10 लाख रुपए, पूरा तो नहीं है जवाब ना। तो हम क्या करते हैं, किसी पीरियड की बात करते हैं। नॉर्मली वो ईयर होता है। मैंने ये नहीं कहा हमेशा ईयर होता है, मैंने कहा नॉर्मली वो ईयर होता है। और हमारे भारत में वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, चूँकि ईयर जो यूज़ किए जाते हैं वो ईयर जो होते हैं, ये एक हमारा है फिनेंशियल ईयर। ठीक है, एक और होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आप लोग जानते हैं, जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये अप्रैल से 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। एक एजुकेशनल ईयर पहले होता था, पता नहीं अभी वही है कि चेंज हो गया, वो 1 जुलाई से लेकर के और 30 जून तक होता था। ऐसे कोई भी अपना ईयर बना सकते हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं, एक फिनेंशियल ईयर है और एक क्या है, कैलेंडर ईयर है। तो हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग होती है वो नॉर्मली इसमें होती है, कुछ देशों में बाहर इस तरीके से भी जनवरी टू दिसंबर भी होती है। ठीक है, फ़िलहाल अभी हमें भारत की बात करनी है। तो हमारा फिनेंशियल ईयर होता है। अब कोई कंपनी कहे नहीं मुझे 1.5 साल का प्रॉफिट पता करना है, आप 1.5 साल का प्रॉफिट पता कर लीजिए। कोई कह दे कि नहीं हमें तो जो है 4 साल का प्रॉफिट पता करना है, तुम 4 साल का पता कर लो। कोई कहता हमें 3 साल का, हमारे यहाँ कंपनियाँ क्वार्टरली भी प्रॉफिट, क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, 3 महीने का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करती हैं। बात समझ में आ रही ना। तो ये है पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। जिस भी पीरियड पर आप जानना चाहते हो, आप मंथली जानना चाहते हो कि 1 दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, वो आपका मैटर है। बात समझ में आ रही ना या डाउट है? तो ये 4 कॉन्सेप्ट अभी हमने किए हैं, और इस 4 कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग इसके बाद, मुझे लगता है कि अभी आज के लिए 4 कॉन्सेप्ट पर्याप्त हैं।